महारत यानी कि मास्टरी, एक ऐसा शब्द जो आजकल मुझे लगता है हर जगह सुनाई देता है। मास्टर योर मॉर्निंग, मास्टर द स्किल इन 30 डेज। हाँ, बिल्कुल। हमें ऐसा लगने लगा है कि मास्टरी कुछ ऐसा है जिसे हैक किया जा सकता है, जिसके शायद कुछ शॉर्टकट है। लेकिन आज हमारे पास जो सोर्सेज हैं, रॉबर्ट ग्रीन की किताब मास्टरी के कुछ अंश, वो एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताते हैं। एक बहुत अलग कहानी। ये इतिहास के सबसे जीनियस लोगों के जीवन को देखकर महारत का एक लंबा, गहरा और कहीं ज्यादा दिलचस्प नक्शा तैयार करते हैं। बिल्कुल, और ये नक्शा किसी शॉर्टकट का वादा तो बिल्कुल नहीं करता। ग्रीन ने लियोनार्डो दा विंची, आइंस्टाइन, डार्विन जैसे लोगों के जीवन का जो विश्लेषण किया है, वो दिखाता है कि मास्टरी एक मनोवैज्ञानिक और चारित्रिक बदलाव की प्रक्रिया है। अच्छा। तो आज हम सिर्फ इस किताब के पॉइंट्स को दोहराएंगे नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पुराने सिद्धांत आज की हमारी इस तेज रफ्तार और विकर्षणों से भरी दुनिया में कितने मायने रखते हैं। बढ़िया। तो चलिए इस सफर के सबसे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, जो सुनने में थोड़ा रहस्यमयी लगता है। वो अंदर की आवाज, जिसे लेखक लाइफ टास्क कहता है। क्या है ये? कोई जादुई आवाज है या कुछ और? किताब में इस अंदरूनी शक्ति का जिक्र है जो लोगों को उनके रास्ते पर खींचती है। जैसे नेपोलियन कहते थे कि उनका एक सितारा है जो उन्हें गाइड करता है, या सुकरात अपने डेमन की बात करते थे। ईमानदारी से कहूं तो आज के दौर में ये सब बातें थोड़ी फिल्मी लगती हैं। और आपका ऐसा सोचना स्वाभाविक है ना? बिल्कुल। लेकिन अगर हम इस रहस्यमयी परत को हटा दें तो ग्रीन का तर्क बहुत व्यवहारिक है। वो इसे कोई दैवीय शक्ति नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति के स्वभाव और झुकाव की गहराई से निकली आवाज मानते हैं। ये वो चीज है जिसकी तरफ आप बिना किसी बाहरी दबाव के स्वाभाविक रूप से खींचते चले जाते हैं, और इसकी जड़ें अक्सर बचपन में होती हैं। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन वाला किस्सा, सही कह रही हूँ ना? 5 साल की उम्र में जब उनके पिता ने उन्हें एक कंपास दिया, तो वो इस बात से हैरान रह गए कि एक अनदेखी शक्ति उस सुई को लगातार एक ही दिशा में खींच रही है। बिल्कुल, वो सिर्फ एक बच्चे का कौतूहल नहीं था, वो एक जुनून की पहली झलक थी, अदृश्य शक्तियों के नियमों को समझने का जुनून। अच्छा। यही सवाल उनकी पूरी जिंदगी का इंजन बना। लेकिन यहाँ एक जरूरी फर्क समझना होगा। ये सिर्फ किसी हॉबी या शौक की बात नहीं है। ये वो झुकाव है जिसमें एक तरह की बेचैनी या जुनून जुड़ा होता है, उसे और जानने और करने की एक जबरदस्त इच्छा। सिर्फ मजा आना काफी नहीं है। मैं समझ रही हूँ। जैसे डांसर मार्था ग्राहम का उदाहरण है। उन्हें बचपन से लगता था कि वो अपनी गहरी भावनाओं को शब्दों में नहीं कह पाती, और जब उन्होंने पहली बार एक डांस परफॉर्मेंस देखी तो उन्हें लगा, हाँ, ये है वो भाषा, शरीर के जरिए अपनी बात कहना। वो कनेक्शन एक पल में बन गया। वही कनेक्शन। तो पहला कदम है उन बचपन की चिंगारियों को फिर से खोजना। पर यहाँ एक मुश्किल है। क्या? आज की दुनिया में इतने सारे करियर ऑप्शन हैं, सोशल मीडिया पर इतनी आकर्षक जिंदगियां दिखती हैं, ऐसे में कोई अपनी उस असली आवाज को कैसे सुने? यही मेरा अगला सवाल था। ये आइंस्टाइन के लिए तो ठीक था, पर आज हम सब क्या करें? क्या हम सब अपनी 5 साल की यादों में खो जाए? नहीं, उतना भी सीधा नहीं है। ग्रीन का सुझाव है कि आप पैटर्न देखें। पैटर्न? हाँ, उन विषयों या गतिविधियों की लिस्ट बनाएं जिन्हें सीखते या करते हुए आपको समय का पता नहीं चलता। वो कौन सी समस्याएं हैं जिन्हें सुलझाने में आपको मजा आता है, भले ही वो मुश्किल हो। अच्छा। मास्टरी का रास्ता उस काम को चुनने से शुरू होता है जिसके प्रोसेस से आपको प्यार हो, सिर्फ आखिरी नतीजे से नहीं। ये एक बहुत जरूरी बात है। जुनून से काम नहीं चलता, आपको उस काम की रोजमर्रा की बोरियत और मेहनत से भी प्यार होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, तो मान लीजिए किसी ने वो आवाज सुन ली, अपना रास्ता खोज लिया, लेकिन सिर्फ जुनून से तो कोई एक्सपर्ट नहीं बनता। इसके लिए तो हुनर सीखना पड़ता है, और यहीं से अप्रेंटिसशिप का आइडिया आता है, जो मुझे लगता है आज के दौर में सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी। अप्रेंटिसशिप यानी सीखने का दौर, और इसका लक्ष्य पैसा, पद या डिप्लोमा नहीं है। नहीं तो क्या? बल्कि आपके दिमाग और नजरिए का पूरी तरह से बदलना है। ये वो चरण है जब आप अपनी भावनाओं और कल्पनाओं की दुनिया से निकलकर उस क्षेत्र की जमीनी हकीकत और नियमों को सीखते हैं। चार्ल्स डार्विन की कहानी यहाँ एकदम फिट बैठती है। उनके परिवार ने उन्हें डॉक्टर या पादरी बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, जरा भी नहीं। और जैसे ही उन्हें HMS बीगल जहाज पर एक प्रकृतिवादी के तौर पर दुनिया घूमने का मौका मिला, उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसे पकड़ लिया। और उस यात्रा पर उन्होंने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी, उन्होंने दक्षिण अमेरिका के जंगलों में हर कीड़े, हर पौधे, हर पत्थर का घंटों तक अध्ययन किया।
उन्होंने नोट्स बनाना, जानकारी को व्यवस्थित करना और सबसे जरूरी धैर्य के साथ अवलोकन करना सीखा। उन्होंने असल में सीखना सीखा। वाह! यह स्कूल की पढ़ाई जैसा नहीं था, क्योंकि इसमें असल दुनिया की चीजें शामिल थीं और यही चीज उन्हें उत्साहित करती थी। लेकिन आज के दौर में कौन 5 साल के लिए किसी जहाज पर जाना चाहेगा? हम तो 10 मिनट की YouTube वीडियो या वीकेंड वर्कशॉप से स्किल सीखना चाहते हैं। रॉबर्ट ग्रीन का ये सालों तक चलने वाला अप्रेंटिसशिप का आइडिया थोड़ा पुराना नहीं लगता? ऊपरी तौर पर लग सकता है, लेकिन इसका सार आज भी उतना ही प्रासंगिक है। कैसे? मुद्दा समय का नहीं, गहराई का है। क्या आप सतह पर तैरना चाहते हैं या गोता लगाना चाहते हैं? बेंजामिन फ्रैंकलिन का उदाहरण देखिए। वो अपने पिता के आरामदायक मोमबत्ती बनाने के काम में जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने बड़े भाई की प्रिंटिंग की दुकान को चुना, जहां काम ज्यादा और पैसे कम थे। क्यों? क्योंकि उनका असली लक्ष्य एक महान लेखक और विचारक बनना था, और प्रिंटिंग की दुकान उस लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड थी। बिल्कुल। वहां उन्हें रोज दुनिया के बेहतरीन लेखकों के लेख पढ़ने और टाइप करने को मिलते थे। उन्होंने सीखने को पैसे और आराम से ऊपर रखा। अच्छा। यही अप्रेंटिसशिप की असली भावना है, जो आज भी उतनी ही जरूरी है। आपको वो माहौल चुनना है जहां सीखने की गुंजाइश सबसे ज्यादा हो, भले ही शुरुआती कमाई कम हो। ये सीखने की प्रक्रिया काफी लंबी, कठिन और अकेली भी हो सकती है। आप सालों तक गलतियां कर सकते हैं, भटक सकते हैं। क्या इसे तेज करने का कोई तरीका है? मुझे लगता है यहीं पर एक गुरु या मेंटोर की भूमिका आती है। हाँ, और ये सिर्फ प्रक्रिया को तेज नहीं करता, बल्कि उसकी गुणवत्ता को भी बदल देता है। अच्छा। बिना मार्गदर्शन के सही ज्ञान और हुनर हासिल करने में दशकों लग सकते हैं। एक अच्छा मेंटर आपको वो नक्शा देता है जो उसने अपनी गलतफहमियों और अनुभवों से बनाया है। माइकल फैराडे और हम्फ्री डेवी का रिश्ता इसका क्लासिक उदाहरण है। फैराडे ने तो डेवी की लैब में एक असिस्टेंट के तौर पर शुरुआत की थी, जिसका काम बोतलें साफ करना था। हाँ, लेकिन वो सिर्फ बोतलें नहीं साफ कर रहे थे, वो डेवी को काम करते हुए देख रहे थे, उनके सोचने के तरीके को समझ रहे थे। डेवी का वो प्रयोग जिसमें उन्होंने साबित किया कि हीरा और कोयला एक ही तत्व कार्बन से बने हैं, फैराडे के लिए एक मास्टर क्लास था। वाह! उन्होंने सीखा कि एक क्रांतिकारी विचार को वैज्ञानिक प्रयोग के जरिए कैसे साबित किया जाता है। ये ज्ञान उन्हें किसी किताब से नहीं मिल सकता था। लेकिन इस रिश्ते में एक मोड़ भी आया। एक समय बाद डेवी फैराडे की बढ़ती प्रतिभा से जलने लगे और उन्हें अपने असिस्टेंट के तौर पे ही सीमित रखने की कोशिश करने लगे। सही बात है। तो एक अच्छा मेंटर चुनना जितना जरूरी है, शायद ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। ये मेंटर डायनामिक का सबसे अहम और मुश्किल हिस्सा है। लक्ष्य हमेशा अपनी गुरु का ज्ञान आत्मसात करना और फिर उनसे आगे निकलना होना चाहिए। आपको हमेशा उनका साया बनकर नहीं रहना है। फैराडे ने सही समय पर डेवी से दूरी बनाई और अपनी स्वतंत्र खोज शुरू की, और इतिहास गवाह है कि वो अपनी गुरु से कहीं आगे निकल गए। ये आज के दौर में और भी मुश्किल लगता है। एक तो अच्छा मेंटर मिलना ही मुश्किल है, और अगर मिल भी जाए तो क्या आज के कॉर्पोरेट माहौल में कोई बॉस चाहेगा कि उसका जूनियर उससे आगे निकल जाए? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। शायद आज मेंटरशिप का रूप बदल गया है। हो सकता है कि आपको एक गुरु ना मिले, बल्कि आपको अलग अलग लोगों से बना एक पर्सनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाना पड़े। दिलचस्प आइडिया है। हाँ, कोई आपको तकनीकी सलाह दे, कोई करियर पर, और कोई ऑफिस की राजनीति को समझने में मदद करे। ऑफिस की राजनीति, वाह! ये हमें सीधे अगले पॉइंट पर ले आता है। तो मान लीजिए आपने अपना रास्ता खोज लिया, सालों की मेहनत से हुनर भी सीख लिया, एक गुरु से मार्गदर्शन भी ले लिया, लेकिन आप फिर भी असफल हो सकते हैं अगर आप लोगों को नहीं समझ पाते। ये सोशल इंटेलिजेंस वाला हिस्सा है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और लेखक के अनुसार ये महारत के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा हो सकती है। सोशल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ लोगों से अच्छा व्यवहार करना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है लोगों को उनकी असलियत में देखने की क्षमता, उनके इरादों, उनकी असुरक्षाओं, उनकी ईर्ष्या को समझना, ना कि सिर्फ उस चश्मे से देखना जो आपकी अपनी भावनाएं और जरूरतें आपको पहनाती हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन की कहानी आप फिर से आती है, लेकिन इस बार एक चेतावनी के तौर पर। शुरुआत में वो लोगों को समझने में बहुत भोले थे, बहुत ज्यादा। जब उन्होंने अपनी मशहूर डॉगवुड चिट्ठियां लिखीं और अपने भाई को बताया कि वो उन्हीं का काम है, तो उन्हें लगा कि तारीफ मिलेगी, लेकिन मिली नहीं। बिल्कुल नहीं। भाई ने ईर्ष्या में उन्हें और परेशान करना शुरू कर दिया। फिर फिलाडेल्फिया में गवर्नर कीथ ने उनसे लंदन जाकर प्रिंटिंग प्रेस लगाने के झूठे वादे किए और उन्हें बिना पैसों के वहां भेज दिया। ओह! लंदन में सहकर्मियों ने उनके काम में तोड़फोड़ की।
ये सब अनुभव उनके लिए कड़वे सबक थे। इन सब अनुभवों के बाद उन्हें यह समझ आया होगा कि काम में वो जितने तार्किक और स्मार्ट हैं, लोगों के साथ व्यवहार में उतने ही भावुक और नासमझ। ये जानना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। बिल्कुल, यही उनका टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने लोगों को उनकी बातों से नहीं बल्कि उनके कामों और पैटर्न से समझना शुरू किया। अच्छा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण उनके मैनेजर कीमर का है। फ्रैंकलिन ने भांप लिया कि कीमर उनसे सारा काम सिखाने के बाद उन्हें नौकरी से निकालने की योजना बना रहा है। तो एक भोला व्यक्ति या तो झगड़ा करता या निराश हो जाता। हाँ। लेकिन फ्रैंकलिन ने क्या किया? उन्होंने चुपचाप अपना काम किया। कीमर को यह महसूस होने दिया कि सब कंट्रोल में है और पर्दे के पीछे अपनी खुद की प्रिंटिंग की दुकान खोलने की तैयारी शुरू कर दी। क्या बात है। जब कीमर ने उन्हें निकाला तब तक फ्रैंकलिन पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने कीमर के जाल में फंसने के बजाय स्थिति को अपने पक्ष में इस्तेमाल किया। ये सोशल इंटेलिजेंस का शिखर है। ये चालाकी नहीं बल्कि समझदारी है। तो महारत का सफर सिर्फ एक कमरे में बैठकर अपने हुनर को निखारने का नाम नहीं है, ये एक 180 डिग्री प्रक्रिया है। आपको अपने अंदर की आवाज को पहचानना है, फिर अनुशासन के साथ सीखना है, सही मार्गदर्शन लेना है और इन सबके साथ साथ सामाजिक दुनिया के बिसात को भी चतुराई से समझना है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये समझना आज के दौर में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। ग्रीन अपनी किताब के अंत में कहते हैं कि भविष्य में समाज में असली विभाजन उन लोगों के बीच होगा जो जटिलताओं को संभालना सीखते हैं, जो गहराई से सोच सकते हैं। और दूसरे कौन हैं? और उन लोगों के बीच जो सोशल मीडिया, न्यूज और दूसरी चीजों से लगातार विचलित रहते हैं और कभी किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। महारत सिर्फ एक करियर चॉइस नहीं है, बल्कि इस विचलित दुनिया में जीने का एक तरीका है। और ये आज की हमारी चर्चा को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या है वो सवाल? सवाल ये है कि इस सूचना और विकर्षण से भरी दुनिया में महारत हासिल करने के लिए असली चुनौती क्या है? किसी बाहरी कौशल जैसे कोडिंग या मार्केटिंग में महारत हासिल करना, या फिर अपने मन को भटकने से बचाने और ध्यान केंद्रित करने की अंदरूनी क्षमता विकसित करना? क्या आज के दौर में असली मास्टरी अपने ध्यान की मास्टरी ही है?